हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग परागण तथा उसके प्रकार को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनुमूलीय पुष्पी परागण और उन्मूलीय पुष्पी परागण। तो देखिए, अनुमूलीय पुष्पी परागण क्या होता है और उन्मूलीय पुष्पी परागण क्या होता है। तो इस प्रकार की यह एक परागण की विधि है और इसमें एक पौधे होते हैं जिनमें नीचे की ओर एक पुष्प होता है और उस पुष्प में पुष्प के अंदर एक पुष्प का नर भाग तथा एक दूसरे पुष्प का मादा भाग उपस्थित होता है। अर्थात एक फूल होता है और उस फूल के अंदर ही मादा भाग यानी वर्तिकाग्र और नर भाग पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है और दोनों में इस प्रकार से स्वपरागण होता है। तो ये जो पुष्प होता है और ये बंद होता है और जो पुष्प बंद होता है और नीचे की ओर होता है उस पुष्प में जो परागण होता है उसे हम लोग अनुमूलीय परागण कहते हैं और उस पुष्प को अनुमूलीय परागी पुष्प कहा जाता है। लेकिन उसी पौधे के ऊपरी भाग में दूसरे पुष्प में पौधे के बाहर एक नर भाग तथा दूसरा मादा भाग अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है, लेकिन वो पुष्प के बाहर होता है, वो खुले होता है। तो इस प्रकार के और वहां खुले फूल पुष्प जो होते हैं जिसपे परागण और परागण होता है, वहां खुले प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग उन्मूलीय पुष्पी परागण कहते हैं। अर्थात उस पौधे के जो पुष्प ऊपरी भाग में होता है और वहां खुले प्रकार के परागण होता है उसे हम लोग उन्मूलीय पुष्पी परागण कहते हैं और उस पुष्प को उन्मूलीय पुष्पी परागनी पुष्प बोला जाता है। उस पुष्प को उन्मूलीय परागनी पुष्प बोला जाता है तथा परागण की क्रिया को उन्मूलीय परागण कहा जाता है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है वायोला ऑक्जेलिस और पोमेलिना। इन सब में अनुमूल्य और उन्मूल्य परागण होता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए, अनुमूल्य परागण परागनी पुष्प कैसा होता है और क्या है उसमें। पौधा है और उसमें ये एक पुष्प है और पुष्प के इस भाग पे यहाँ परागकोश अर्थात नर भाग उपस्थित है और इस भाग पे एक मादा भाग तो देखिए, ये एक पुष्प है जिसमें ये जो भाग है वो पुष्प का नर भाग अर्थात पुंकेसर है जिसमें परागकण होता है और ये भाग एक स्त्री केसर है जिसमें वर्तिकाग्र उपस्थित होता है और यहाँ से परागकण अर्थात परागकण जो होता है परागकोश से स्वतंत्र होकर वर्तिकाग्र के पास आता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इस प्रकार से इसमें परागण संपन्न होता है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि उन्मूल्य परागण क्या होता है। तो पुष्प के, इसमें एक पुष्प होता है जिसके निचले भाग पर एक पौधा होता है, जिसके निचले भाग पर जो पुष्प उपस्थित होता है उसमें परागण और वर्तिकाग्र, परागकण और वर्तिकाग्र दोनों उपस्थित होता है और वो दोनों पुष्प के अंदर होता है। तो ये बंद होता है, ये बंद प्रकार से होता है। और यहाँ परागण की क्रिया स्वयं होता है, अर्थात यहाँ स्व परागण होता है। तो इसको हम लोग अनुपरागनी परागण कहते हैं और पुष्प को अनुपरागनी पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है उन्मूल्य परागनी पुष्प। तो देखिए वो कैसा होता है उन्मूल्य परागनी पुष्प। तो यहाँ भी एक पौधा है और ये पौधे का ऊपरी भाग में, ये पौधे का ऊपरी भाग में एक पुष्प है और ये पुष्प के बाहर, मतलब बाहरी भाग पे यहाँ एक पुंकेश परागकोश उपस्थित होता है जिसमें पुंकेसर होता है और एक भाग पे मादा भाग होता है जिसमें वर्तिकाग्र होता है। यहाँ इसमें परागकण है और ये परागकण परागकोश से स्वतंत्र होकर किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र के पास आता है, पहुंचता है और परागण की क्रिया करता है। तो देखिए ये परागण की क्रिया यहाँ स्वयं नहीं होता है क्योंकि यहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर परागण की क्रिया हो रहा है और ये जो पुष्प है वो खुला है। पुष्प खुला होता है तो यहाँ देखिए है तो वही पौधा, लेकिन इस पौधे का ऊपरी भाग पे एक पुष्प है और यहाँ पुष्प के बाहर नर भाग और मादा भाग उपस्थित है और यहाँ किसी माध्यम के द्वारा परागण की प्रक्रिया हो रही है और ये फूल जो है खुले हैं। तो इसे हम लोग अनुमूल्य परागण कहते हैं। क्योंकि ये तो देखिए इसमें जो परागण की विधि होती है उस विधि को हम लोग अनुमूल्य परागण कहते हैं। और ये पुष्प जो है, ये जो पुष्प है, इस पुष्प को हम लोग अनुमूल्य परागणी पुष्प कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वही डायग्राम बनाया है लेकिन दोनों को एक साथ कर कर। जहाँ ये एक पौधा है जिसके ये निचले सिरे हैं, यहाँ निचले भाग है और यहाँ एक पुष्प है और इस पुष्प में ये एक नर भाग है परागकोश और यहाँ एक स्त्री भाग है जिसमें वर्तिकाग्र है, इसमें ये परागकण है। अब ये परागकण परागकोश से स्वतंत्र होकर वर्तिकाग्र के पास आया और यहाँ परागण की क्रिया किया। इस प्रकार से इसमें परागण की क्रिया हुआ और ये परागण की क्रिया, क्योंकि ये तो बंद है, पुष्प बंद है, तो इसमें किसी माध्यम के द्वारा नहीं होगा, इसमें परागण की क्रिया स्वयं होती है। तो देखिए ये जो पुष्प है बंद प्रकार का है
और इसी पौधे के ऊपरी सिरा पे यहाँ एक पुष्प है, यहाँ एक पुष्प है, और इसके एक भाग पे परागकोश यानी इसमें पुंकेसर है जिसमें ये परागकण उपस्थित है, और एक भाग पे स्त्री केसर है जिसमें वर्तिकाग्र है, और ये किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचा और परागन की क्रिया किया। तो इसमें परागन की क्रिया हुआ, और ये पुष्प खुले होता है क्योंकि ये पुष्प के बाहरी भागों पे, यहाँ पुष्प के बाहरी भागों पे पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित है, और यहाँ परागन की क्रिया स्वयं नहीं होती है, पर परागन की क्रिया हो रही है किसी माध्यम के द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये पुष्प जो है एक खुले है। तो जो पुष्प खुले होता है और ऊपरी सिरा में होता है वहां पर परागन की क्रिया होती है, उसको हम लोग उन्मूल्य परागनी पुष्प कहते हैं, और परागन की विधि को उन्मूल्य परागन कहते हैं। और इसके नीचे वाले जो पुष्प नीचे होता है और वो बंद होता है उसमें स्वपरागन की प्रक्रिया होता है, उसको अनुमूल्य, उस पुष्प को अनुमूल परागनी पुष्प कहा जाता है, और परागन की विधि को अनुमूल परागन विधि कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इसका एग्जाम्पल था वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। देखिए यहाँ कोमेलिना है, ये कोमेलिना का पुष्प है जिसके इस भाग पे स्त्री केसर उपस्थित है, अर्थात यहाँ मादा भाग उपस्थित है पुष्प का, और इस भाग पे देखिए यहाँ पुंकेसर उपस्थित है, और ये पुंकेसर से परागकण स्त्री केसर के पास जाएगा वर्तिकाग्र के पास, और परागन की क्रिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्वपरागन की क्रिया हो रहा है, और इस प्रकार से अनुमूल्य परागन होता है। और ये कोमेलिना का पुष्प है, और ये वायोला का पुष्प है, इसमें भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट है परागन के प्रकार। तो देखिए परागन जो होता है दो विधियों से, मतलब परागन का कारक हम कहते हैं कि दो होता है। तो परागन जो है दो कारक के द्वारा संपन्न होता है, जिस कारक को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इसमें से एक कारक है अजीवीय और दूसरा है जीवीय। तो अजीवीय क्या होता है? तो अजीवीय वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिसमें कोई जीव नहीं होता है, उसको हम लोग अजीवीय कहते हैं। और जीवीय जिसमें जीव होता है और जीवों का गुण लक्षण उपस्थित होता है, उसे हम लोग जीवीय कहते हैं। तो देखिए अजीवीय कारक में कौन कौन है? एक है वायु और दूसरा है जल। तो वायु व जल अजीवीय कारक है, और कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी ये सब जीवीय कारक है। तो ये सब परागन के माध्यम है, परागन विधि के माध्यम है, और इन सब माध्यमों के द्वारा अलग अलग पुष्पों में भिन्न भिन्न परागन देखा जाता है, यानी परागन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है वायु परागन। तो देखिए वायु परागन क्या होता है? तो जब किसी पौधे के पुष्प में
परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होता है तब उसे हम लोग वायु परागण कहते हैं। अर्थात वायु के द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहा जाता है। और देखिए सूर्यमुखी और मक्का में वायु परागण होता है। वायु परागण के देखते हैं वायु परागण में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए वायु परागण की विशेषता क्या होती है। तो वायु परागण होने वाले वायु परागण में होने वाले जिस पुष्प में वायु परागण होता है वो पुष्प बड़ा और इसकी विशेषता तो निम्नलिखित है, जिसमें से पहला होता है कि वायु परागित पुष्प बड़ा होता है। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्प रंगहीन और गंधहीन होता है। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्प में वायु परागित पुष्प मकरंद रहित होता है। तो देखिए वायु परागण की विशेषता क्या होता है कि इसमें जो पुष्प होता है वो गंधहीन, रंगहीन और बड़े आकार का होता है। तो वायु परागित का पुष्प बड़ा होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और इसमें जो पुष्प होता है, जो वायु परागित पुष्प होता है, उसमें मकरंद नहीं होता है। तो अर्थात वायु परागित पुष्प जो है मकरंद रहित होता है। मकरंद क्या होता है? तो देखिए मकरंद क्या होता है। तो देखिए मकरंद क्या होता है। तो मकरंद एक दलों से पुष्प के दलों से स्रावित मीठे रस होता है। अर्थात पुष्प के दलों से स्रावित मीठे रस को मकरंद कहते हैं और ये मकरंद ग्रंथियों में एब्जॉर्ब होता है। तो मकरंद क्या होता है? तो देखिए मकरंद क्या होता है। तो मकरंद पुष्प के दलों से स्रावित मीठे रस होता है और ये मकरंद ग्रंथियों में इकट्ठा होता है। तो ये मकरंद ग्रंथियों में इकट्ठे होते हैं
कहाँ होते हैं मकरंद इकट्ठे? तो देखिए ये मकरंद ग्रंथियों में इकट्ठे होते हैं। तो नेक्स्ट है, हम लोग इस प्रकार से देख लिए कि वायु परागित पुष्प की विशेषता होती है कि वायु परागित पुष्प जो होता है बड़ा होता है और रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, नहीं इसमें कोई रंग होता है। और वायु परागित पुष्प जो होता है मकरंद रहित होता है, इसमें कोई मकरंद भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ मक्का और सूर्यमुखी में जो होता है वायु परागन होता है। तो मक्का के पौधा में परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो इसमें वायु के माध्यम से परागन की क्रिया होती है, अर्थात जो मक्का का पौधा होता है वायु परागित होता है। नेक्स्ट है जल परागन। तो देखिए जल परागन क्या होता है? तो जब परागन की प्रक्रिया जल के माध्यम से होता है उसे हम लोग जल परागन कहते हैं। तो जल द्वारा होने वाले परागन को जल परागन कहते हैं। तो देखिए जल परागन में कौन कौन आता है? तो वेलिसनेरिया और हाइड्रीला। वेलिसनेरिया और हाइड्रीला में जल परागन होता है। तो देखते हैं जल परागन की विशेषता, इसमें जल परागन कैसे होता है। तो देखिए जल परागन की विशेषता क्या है और जल परागन कैसे होता है। तो देखिए जल परागित पुष्प जो होता है, तो जल परागन जल में जल परागन जल में रहने वाले पौधों में होता है और इसमें होने वाले परागन जल के माध्यम से होता है। और जल परागित जो पौधे होते हैं उसमें नर भाग और मादा भाग होता है। तो नर भाग जो होता है चलयमान होता है और मादा जो होती है स्थिर होती है। जैसे ही नर जो होता है परिपक्व स्टेज में आता है, परिपक्व अवस्था में, तो वो पानी की सतह पे चलता है और चलने के दौरान मादा पुष्प के संपर्क में आ जाता है और वहां परागन की क्रिया होती है। तो इसमें नर पुष्प जो होता है पानी की सतह पे चलता है और मादा के संपर्क में आ जाता है जहां परागन की क्रिया हो जाती है और इस प्रकार इसमें जल परागन होता है। तो देखिए यहाँ वेलिसनेरिया में जल परागन हो रहा है। देखिए यहाँ एक वेलिसनेरिया का पौधा है जो ये जल के किनारे वाले तट पे, किनारे या जल के तट पे ये उपस्थित होता है, मतलब उगता है वेलिसनेरिया का पौधा। और इसमें
मादा और नर जो होता है दोनों भाग होता है और दोनों मिलकर परागण की क्रिया करती है। तो देखिए यहाँ वेलिसिनेरिया में जल परागण हो रहा है। नेक्स्ट है तो देखिए इसमें जल के ऊपरी सतह पे यहाँ देखिए ये मेल फ्लावर है मतलब मादा पुष्प, और ये जो है सॉरी यहाँ पुरुष ये नर पुष्प है। जल के ऊपरी सतह पे बताया है कि वो चलता है। तो देखिए ये जो है नर पुष्प है और यहाँ मादा पुष्प है। जो जैसे ही नर पुष्प इधर उधर चलता है तो मादा के संपर्क में आ जाता है और यहाँ परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट है यहाँ नीलकमल जलकुंभी। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं, अर्थात वो जल में ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें परागण की क्रिया जल द्वारा नहीं होता है। वो तो रहते हैं जल में लेकिन उनमें परागण की क्रिया जल द्वारा नहीं होता है, वो किसी अन्य माध्यम के द्वारा परागण की क्रिया करती है। जैसे उसमें हवा या कीट के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ नीलकमल, वाटर लिली और जलकुंभी दोनों एक ऐसा पुष्प है जो रहता जल में है लेकिन उसमें परागण की क्रिया जल द्वारा नहीं होता है, कीट या वायु के माध्यम से होता है। तो देखिए ये एक नीलकमल है, ये एक नीलकमल का पुष्प है और ये नीलकमल जो होता है, हाँ एक क्वेश्चन आता है कि नीलकमल को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ नीलकमल को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि ये जल में पूरा फैला हुआ रहता है और इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी होती है और ये पुष्प खूबसूरती के कारण ही इस पुष्प को बंगाल से भारत में लाया गया है। ये पुष्प देखने में बहुत सुंदर होती है और ये जल में रहता है लेकिन इसमें परागण की क्रिया कीट या वायु के द्वारा होता है। और ये है जलकुंभी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।